नमस्कार। मंगल भाव 24 के मंच पर आज एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शंडो श्रीवास्तव मंगल भाव 24 के मंच पर आती हूँ सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों को लेकर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न लेकर जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम अंदर ही अंदर विचार जिस पर करते रहते हैं, समाधान निकालते रहते हैं, समस्याओं पर सोचते रहते हैं। आज मैं अपने साथ लेकर आई हूं भारत की बहुत प्रसिद्ध साहित्यकारा परिणीता सिन्हा स्वयं सिद्धा जी को, जिनके साथ मैं चर्चा करूंगी आज के मुद्दे पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूं आज के अपने मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है परिणीता जी आपका हमारे मंच पर, और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। परिणीता जी साहित्यकारा हैं, गुरुग्राम में रहती हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत आगे तक अपना परचम लहराया हुआ है। आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे रिश्तों पर। रिश्ते जो हमारे साथ पल पल चलते हैं, जन्म के साथ ही हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और वो जीवन पर्यंत जुड़ते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। हमारे साथ हमारा जीवन जो है वो रिश्तों के बिना अधूरा है। लेकिन ये रिश्ते आज एक कटघरे में खड़े हैं। रिश्तों को लेकर के अनेक तरह की समस्याएं, अनेक तरह के मन में उथल पुथल चलते रहते हैं। लोगों के रिश्ते का स्वरूप बदल रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए परिणीता जी को यहाँ पर हमने बुलाया है और हम चर्चा करेंगे। तो परिणीता जी चूंकि साहित्यकार हैं, तो साहित्य की शुरुआत हमेशा सरस्वती वंदना से होती है। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी परिणीता जी आपसे कि आप एक खूबसूरत सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करिए। उसके बाद हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। आग्रह है आपसे परिणीता जी, एक सरस्वती वंदना माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। नमस्कार सनु जी, इतने सुंदर शब्दों से आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं कोई बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ, मैं बहुत आम हूँ। लेकिन हाँ, जो समाज और परिवार से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आज बिल्कुल। थोड़ा गला बैठा है, लेकिन फिर भी मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। वंदना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जय मां शारदे विद्या का वरदे, जय मां शारदे विद्या का वरदे, जय मां शारदे तू हर दे, भंवर में फंसी नैया कोई नहीं है भैया, डगर मेरी धसी मैया कोई नहीं भैया, तेरे आसरे हूँ बैठी तू ही राह दिखैया, जय मां शारदे विद्या का वरदे, तुझे कैसे मनाऊं, तुझे क्या मैं शान चढ़ाऊं, तुझे कैसी चुनर उड़ाऊं, तेरा मंदिर कैसे सजाऊं, मेरे अंतर में बसी तू, तुझे बाहर कैसे लाऊं, मेरे अंतर में बसी तू, तुझे बाहर कैसे लाऊं, जय मां शारदे विद्या का वरदे।
ये हमारे दे। दे। बहुत अच्छी वंदना परिणीता जी, और माँ सरस्वती के मेरी स्वरचित आशीर्वाद के रचना है। बहुत बहुत खुशी की बात। और मैंने सरस्वती माँ की मूर्ति भी सामने रखी। हाँ, माँ बिल्कुल, वंदना स्वीकार बिल्कुल। करें। और हाँ, सरस माँ की वंदना के साथ ही हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। तो परिणीता जी, जो जैसा कि आज का हमारा शीर्षक है कि रिश्ते तो हैं पर अपनापन खो गया है। रिश्ते तो रहेंगे ही, क्योंकि रिश्ते तो जन्म के साथ ही बन जाते हैं, चाहे वो माता पिता का है, या बुआ चाचा का है, या मौसी मौसा का है, बाबा दादी नाना नानी। बच्चे ने पृथ्वी पर जन्म लिया तो साथ में सारे रिश्ते हो गए। लेकिन हम, मेरे साथ साथ आप भी, और आपके साथ जो हमारे आज के सारे दर्शक है, सब ये महसूस करते होंगे कि जो रिश्तों में गर्मजोशी पहले हुआ करती थी, या जो रिश्तों का सम्मान पहले हुआ करता था, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा अभाव महसूस किया जा रहा है। लोग रिश्तों से दूर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है, या आप क्या महसूस करती हैं कि क्या रिश्तों में परिवर्तन आए हैं? रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं? बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी हैं? आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल सही कहा सन्नू जी आपने। आज के परिवेश में आप ये देखिएगा कि आप अगर बच्चों को भी कहेंगे कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएँगे, तो एक बार के वो मना ही करते हैं किसी भी कारण से। तो मतलब ये जो दूरियां बढ़ी है, इसके कई कारण हैं मेरी नजर में। एक तो क्या है कि जैसा परिवेश हो गया है, अब अर्थ की जो है महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप ये समझिए कि ये एक आर्थिक युग बन के रह गया है। पहले लोगों जी, के पास धन की न्यूनता थी, लेकिन आपस में प्रेम बहुत था और जी, लोग एक दूसरे का बहुत सहयोग करते थे। तो एक तो ये बात है कि की महत्ता बढ़ी है, वो एक कारण है। और दूसरा क्या है कि लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया है। अब अगर हम अपने रिश्तेदारों के बारे में अपने बच्चों से बचपन से अगर नकारात्मक बातें करेंगे, तो उनके अंदर कैसी छवि होगी रिश्तेदारों की। वो तो सोचेंगे रिश्तेदार बुआ है तो वो ऐसे मम्मी को सताएंगी, सताया है इस तरह का। तो इसमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट है उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो रिश्तों को कैसे बचाएं और रिश्तों को कैसे संभालें। बचपन से बच्चों के मन में आप उनको दोनों ही पक्ष बताइए कि ठीक है, नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, उसके प्रति सावधान भी होना चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक पक्ष है उन्हें वो भी दिखाइए। और मैं ये भी कहूंगी कि हमारे रिश्तेदार हैं या हम ही किसी के रिश्तेदार हैं, तो हम भी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो एक उदाहरण है बच्चों के लिए। जी, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी असामान्य परिस्थिति आती है, उस समय अगर आपने किसी को फोन किया, रिश्तेदार है लेकिन वो टाल गए, तो बच्चों के मन में क्या होता है कि रिश्तेदार बस नाम के, वो तो कभी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर जी, आप करेंगे तो धीरे धीरे एक ये श्रृंखला बनेगी कि लोगों के मन में ये आएगा कि नहीं, तो उन्होंने सही किया, और बच्चे भी उनको सकारात्मक रूप से देखेंगे। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर किसी को जागरूक होना होगा कि रिश्तों को कैसे बचाया जाए। और सच जी, कहिए तो हमारे समाज में सबसे कीमती कोई वस्तु मतलब कोई बात है तो वो रिश्तेदारी ही है। क्योंकि हम जी। जब जन्म लेते हैं, हमारा परिचय, हमारा परिवेश रिश्तों से जुड़ के ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ज्यादातर देखा क्या जाता है कि पेरेंट्स बच्चों पे दोषारोपण कर देते हैं कि बच्चे कहीं जाना नहीं चाहते हैं, या बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई आए, रिश्तेदार आए। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो ये बोलते हैं बच्चे आएंगे तो हमारा सॉरी, रिश्तेदार आएंगे तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो नाम बच्चों का ले लेते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर पेरेंट्स, माता पिता रिश्तों को संभालेंगे, और बच्चों को उसका महत्व, अगर पेरेंट्स ही इस तरह की बात कर रहे हैं, तो बच्चे तो वही करेंगे ना। उन बच्चों को तो बच्चे ही हैं, उनका तो मन वही है जो माता पिता तो उनके आदर्श होते हैं, सब कुछ उनके मॉडल होते हैं, उनके हिसाब से ही देखते हैं और सीखते हैं। तो अगर वो यही देख रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप रिश्तेदार के आने से बच्चा डिस्टर्ब होगा, तो बच्चे के दिमाग में तो ये बात बैठ गई कि हाँ, उनके आने से हम डिस्टर्ब होंगे, तो इसका मतलब ये है। तो जहां पे जैसे अभी आपने ये बात कही कि सकारात्मक और नकारात्मक बातें, पहले का जो समय था उसमें एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। ज्वाइंट फैमिली में सब रहते थे, बाबा दादी बुआ चाचा चाची ताई ताऊ सभी हुआ करते थे।
तो उसमें बच्चे हर रूप देख रहे हैं उनका, उनका प्यार भी पा रहे हैं और उनके थप्पड़ भी पा रहे हैं। तो बिल्कुल। उन्हें पता है कि जिस तरह से माता-पिता हमें प्यार भी करते हैं और हमें डाँट भी लगाते हैं, तो वो उनको उस रूप में ही स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा परिवार है, हमारे जैसे ही लोग हैं, तो हम इनका प्यार भी पा रहे हैं, हमारा थप्पड़ भी पा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिली है। हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो हम परिवार ही कहते हैं, चाचा ताऊ का ये परिवार ही होता है, वो हमसे दूर है, बच्चों से दूर है। ऐसे में पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि वो उनकी किस तरह की छवि प्रस्तुत करते हैं अपने बच्चों के सामने। अगर वो बार बार उनके सामने उनका सकारात्मक पक्ष भी रखेंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि हाँ, ये सकारात्मक बातें भी हैं उनके अंदर। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि माँ अपने ससुराल पक्ष की बुराइयां करती है और पिता अपने ससुराल पक्ष की बुराइयां करता बिल्कुल है। सही कहा। तो हाँ, माँ के लिए मायका अच्छा है तो पिता के लिए उसका अपना परिवार अच्छा होता है। तो क्या पेरेंट्स को इन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अपने बच्चों के सामने वो किसी की भी सकारात्मक पक्ष को रखें। अगर वो सकारात्मक पक्ष रखेंगे तो बच्चे समझेंगे कि हाँ, ये रिश्ता अगर थोड़ा बहुत उसमें नेगेटिव है तो सकारात्मकता भी है। तो क्या पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को रिश्तेदारों से जोड़ने के लिए? पेरेंट्स मैं की तो कितनी ये जिम्मेदारी है? सबसे पहले कहना चाहूंगी सल्लू जी कि हमारे ना रिश्तों में रोचकता खत्म हो गई है। आप ये सोचिए कि आज बच्चे का सोशल सर्किल होता है ना, वो अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने जाते हैं, उनके साथ उन्हें समय बिताना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें अच्छा महसूस होता है, उसमें उन्हें रोचकता महसूस होती है। तो आप ये सोचिए कि ये पेरेंट की जिम्मेवारी है कि रिश्तेदारों के साथ रोचकता पूर्ण रिश्ते हो। जैसे कि मान लीजिए हम किसी छुट्टियों में साथ मिले हैं तो बहुत सारे गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे से कभी कोई संस्मरण ही सुना रहा है, तो मतलब ये रोचकता बनानी होगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बच्चे तो विमुख ही होते जाएंगे रिश्तों से। और दूसरी बात, आजकल मैं आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जिस तरह की रील आ रही है, आपने देखा होगा बुआ, अब राखी जैसा पावन त्योहार, उसमें बुआ की छवि ऐसी दिखाई जाती है कि वो आई है बस लेने के लिए। तो मतलब आपका ये सोशल मीडिया कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी जिसके मन में आ रहा है डाल रहा है। लेकिन हम जैसे साहित्यकार हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम रिश्तों को बचाने के लिए ऐसे सकारात्मक लेख, कविताएं या ऐसी परिचर्चा होनी चाहिए जिससे लोगों में सकारात्मक प्रभाव पड़े। और सबसे बड़ी बात मैं समझती कहूंगी ना, आजकल लोगों में अहम बहुत ज्यादा है। जी। मतलब मुझे लगता है ना कि मैं क्यों शुरुआत करूं, और ये शुरुआत नहीं होने पे बस औपचारिक रिश्ते रह गए हैं कि किसी आयोजन पे आप मिल लिए, बस खाना खाए चले गए। आप सिंपली सोचिए कि पहले शादियां होती थी, तो शादियां में मतलब सब एक दूसरे का हाथ बटा के कैसे सारे काम कर लेते थे। पहले बरियां बनाई जाती थी, शादी की पूरी तैयारी होती थी, लोग महीने भर पहले, समय का भी थोड़ा अभाव है लेकिन जी। जितना तक हो सके, अगर हम इस तरह का रोचकता बनाए रिश्तेदारों के बीच, तो मुझे लगता है कि बच्चे विमुख नहीं होंगे और वो उन्हें भी रिश्तेदारी अच्छी लगेगी। आप ये सोचिए कि कोई बच्चा है तो उसे अपने पिता के मतलब बचपन की बातें कितनी दिलचस्प लगती होगी कि जी। मेरे पिता, और वो बातें कौन बता सकता है? रिश्तेदारी बता सकते हैं। जी। आपके दोस्त तो आपके पापा के बचपन की कहानी आपको नहीं बताएंगे, तो रिश्तेदार या आपकी दादी है, बुआ है, वही बता सकती है कि जी। ये तुम्हारे, तो ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम सब मिलकर ये एक सामूहिक प्रयास करें कि रिश्तों को बचाना है और रिश्तों को जीना है। अगर जैसे हम व्हाट्सएप का ही ग्रुप है, आप देखती हो कि आजकल रिश्तेदारों के भी ग्रुप बन गए हैं, तो बिल्कुल। उसमें ही हम एक दूसरे के सुख दुख में टेक्नोलॉजी का सहायता से ही सही एक दूसरे की मदद करें या किसी को प्रोत्साहित करें, या किसी का मनोबल टूट रहा है तो उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जी। उसे उत्साहित करें। तो ये सब होना चाहिए मेरी राय में। बिल्कुल। जहां तक हम परिवार की बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं कमियां रिश्तेदारों में भी, जहां एक बार तो हम रिश्तेदारों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिश्तेदार बन करके देखें रिश्तेदारों की ओर, तो रिश्तेदार भी तो अब कंफर्ट जोन ढूंढने लग गए हैं। कहीं बिल्कुल। जाने पे, हाँ, कहीं जाते हैं तो उन्हें अब ये वो जरूरी नहीं कि सिर्फ अपनापन के लिए ही वो कहीं वहां जाएं। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें चाहिए कि हमें अपनापन मिले, प्यार मिले। लेकिन रिश्तेदार अब उससे कहीं कुछ ज्यादा ढूंढने लग गए हैं। घर में उससे जाएं या ज्यादा शादी, ही।
हाँ, कहीं शादी में जाएँ तो पूरा कम्फ़र्ट चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, सारी सुविधाएँ चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, कहीं कोई कमी हो जाए तो फिर उसका मीन मेक निकालना। ये ये रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदारों से दूर होने का जो एक बहुत बड़ा कारण ये बना है, यही बना है क्योंकि रिश्तेदार रिश्तेदार बन गए हैं। पहले रिश्तेदार परिवार हुआ करते थे। जैसे आपने कहा कि शादियों में आते थे, एक साथ मिलके काम करना, बढ़िया बनाना, घर मतलब शादी की पूरी देखभाल रिश्तेदार ही तैयारी करते थे। सामूहिक ही होती थी। हाँ, हलवाई के पास मौसा जी और फूफा जी बैठ जाया करते थे ना, वो किसी को उससे मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब रिश्तेदार सिर्फ रिश्तेदार ही बन के जाने लग गए हैं, और वो चाहते हैं कि जाए जहां पे वहां पे पूरी सुविधा बनी रहे। तो ये जो सुविधाओं की चाह हो गई है, चाहे हम रिश्तेदार के रूप में हो या हम होस्ट के रूप में हैं। होस्ट भी अपनी सुविधा ढूंढता है, इसलिए रिश्तेदारों को नहीं बुलाता है कि हमारी सुविधाओं में खलल पड़ेगा, और रिश्तेदार इसलिए नहीं जाता है कि हमें वहां जाने पे अनकंफर्टेबल होगा, हम जितने आराम से घर में रह रहे हैं वहां वो आराम हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, हमें सुविधाओं में रहने की आदत पड़ती चली जा रही है, इसका रिश्तों पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। और ये जो सुविधाओं में रहते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है, जैसे भी कुछ देर पहले आपने कहा कि हम कोई बीमार पड़ता है, उस समय जरूरत पड़ती है रिश्तेदारों की, और रिश्तेदार उस समय अगर नहीं आते हैं तो लगता है कि ये रिश्ता तो बिल्कुल बेकार है। तो जो सुविधाओं में रहने की चाहत हो गई है, वो अगर हम नहीं खत्म करेंगे, अपने अपने सुविधाओं को त्याग करके किसी की जरूरत पे दौड़ के नहीं पहुंचेंगे, तो रिश्ता कहाँ बचेगा? रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। तो ये सुविधाओं की चाहत से निकलने के लिए किस तरह की सोच डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर? कैसे भावनाएं आए इंसान अपने अंदर कैसे क्रिएट करे कि वो जो आदी होता चला जा रहा है, कैसा माहौल बनाया जाए कहीं पे कि जहां पे जाके लगे कि सुविधा तो दरकिनारे है, जो हम यहाँ पे प्यार पा रहे हैं, जो हमें यहाँ पे माहौल मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए परिंदा जी, बताइए कैसे माहौल बनाया जाए कि लोग सुविधाओं से ज्यादा उन चीजों को पसंद करने लगे। देखिए, अगर हम अपने बातचीत में अपने अंदर टटोले, आज आप देखिएगा कि आर्थिक संपन्नता की कमी नहीं है, लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, शादियां टिक नहीं पा रही हैं। क्यों? एक तो धैर्य नहीं है लोगों जी। में कि कोई और जैसे पहले आज काउंसलर के पीछे हम भाग रहे हैं कि शादियां टूट रही हैं, लेकिन घर के लोगों से बातचीत नहीं है। तो देखिए एकाएक तो नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम अपने अंदर टटोले और देखें कि कहाँ कमी हो रही है, जैसे अगर कुछ बातें अगर बुरी भी है तो उसे दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन ये भी है कि बस एक के चाहने से नहीं होगा, दोनों तरफ से अगर पहल होगी तब कुछ सुधर सकता है। तो मैं जी। तो एक साहित्यकार के रूप में यही कहूंगी कि हम ऐसी रचनाएं लिखें या इस तरह की परिचर्चाएं या ऐसा माहौल बनाएं कि लोगों के अंदर जागरण हो अपने रिश्तों के प्रति कि जी। नहीं अगर हाँ आप ये सोचिए कि कहीं कोई दोस्त अगर किसी का इतना करीबी हो सकता है तो कोई रिश्तेदार क्यों नहीं। जी जबकि बिल्कुल। देखिए रिश्तेदार से आपके कितने सारे बायोलॉजिकल मैच है। ध्यान से सोचिए जेनेटिक कैरेक्टर तो सब में आता है। तो कहीं मैं न जी। कहीं आप अपने स्वभाव में कभी देखिएगा कोई ख़ास चीज़ आपको नहीं पसंद है, आपके रिश्तेदार को भी पसंद नहीं है। किसी हाँ, की होगा शक्ल ही। नाक है, तो किसी रिश्तेदार से मिल रही है। तो ये हाँ, आप किसी और से मैच नहीं कर सकते हैं। तो कितनी सारी बातें हैं जो हमें मतलब खुद में अच्छा महसूस कराती है, उन बातों को समझाने की ज़रूरत है। और मतलब जैसे हम कोई भी प्लान करते हैं, फेस्टिवल ही है, तो मिल-जुल के ऐसा करें कि सारे लोग मतलब आपस में जब तक मिलना-जुलना नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो देखिए कभी भी ये दूरी कम नहीं हो सकती है। बिल्कुल। एक एक कॉन्सेप्ट था पहले, पनिता जी, पिकनिक पर जाने का। वो कितना बिल्कुल। अच्छा हुआ करता था संडे के टाइम, संडे के दिन में, या जो आज ये गुनगुनी धूप वाला समय है, विंटर का सीजन आ गया है, इस समय पिकनिक पे जाने का बड़ा रिवाज था। आसपास के जो हमारे रिश्तेदार होते थे उनको बुला करके, चलो आज संडे पिकनिक पे चलते हैं, सब अपने और अपने घर सब से कोई पहुंचे। अलग-अलग खाना बनाकर लाते थे, विभिन्न हाँ, लाता स्वादों का था। इतना सुंदर अब इसमें किसी के कॉम्बिनेशन ऊपर होता कोई कोई बर्डन नहीं, किसी के ऊपर बर्डन नहीं, कोई किसी के घर में नहीं जा रहा है, किसी का काम नहीं बढ़ा रहा है, और सब मिल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। तो ये जो चीजें गायब हो गई, पिकनिक शब्द तो अब जैसे गायब ही हो गया, कहीं सुनाई नहीं देता।
अब संडे है तो कहीं जाना है तो मॉल में जा रहे हैं, मूवी देख के आ रहे हैं, ऐसे ही संडे बिता रहे हैं। किसी के घर जाने का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है। और अब ये पिकनिक वाला, आज जब मैं इस परिचर्चा की तैयारी कर रही थी तो ये पिकनिक शब्द मेरे दिमाग में आया कि हाँ, हाँ, पिकनिक इतना अच्छा माध्यम हुआ करता था लोगों से जुड़ने का। तो ये पिकनिक अगर फिर से शुरू किया जाए आसपास के लोगों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, तो इसमें किसी के ऊपर किसी तरह का बोझ भी नहीं आएगा, मिलने का एक माध्यम भी मिल जाएगा और खुली हवा में सांस लेने का, खेलने कूदने का भी एक माध्यम मिल जाएगा। तो नहीं, मैं एक एक और। बात और हाँ, हाँ, हाँ जी, बोलिए। बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी कि आपने देखा होगा कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे आपने बताया, कोई बुजुर्ग है, हॉस्पिटल में एडमिट है और मतलब एक अकेला इंसान छुट्टी ले लेके भाग रहा है, तो कहीं ना जी, कहीं हम सब मिलके ये प्रयास करें कि कोई भी मुसीबत में हो तो हम उसकी मदद करें। और मतलब बिल्कुल। चाहे ड्यूटी ही बांध दी जाए कि मान लीजिए इस शहर में इतने रिश्तेदार हैं, तो चलो भाई एक दिन आप चले गए, ये आप ये वाला देख लो, तो क्या होगा ना, इस तरह की जब बातें होंगी ना, तो लोगों में क्या है, आत्मीयता वाली रिश्ते हो अपने जाएंगे। आप बढ़ेगा। ऐसी क्या हाँ, है, हाँ, औपचारिकता नहीं रहेगी, जी। अनौपचारिक रिश्ते ही टिकते हैं और आगे तक चलते हैं। ये कितनी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि रिश्तों का महत्व सबसे अधिक तभी पता चलता है जब कोई बीमार पड़ता है। उस समय आपके बिल्कुल। पास कितने लोग दौड़ कर आते हैं। इसी से पता चलता है कि हमारा जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है। नहीं, और आप ये। सोचिए ना, ब्लड डोनेशन के समय आपको देखा होगा कि हाँ, अचानक से आपको कहीं ब्लड की जरूरत हो गई ब्लड की है, तो जरूरत आपके पड़ी अगर है। रिश्तेदार हैं, ब्लड ग्रुप मैच होते हैं, तो अगर एक हम्म। दूसरे की मदद करें तो कितना सब कुछ सरल हो सकता है, जिसके लिए लेकिन हम इतनी लेकिन लड़ाइयां लड़ते हैं। ये कदम तभी बढ़ता है जब पीछे का हमारा जो बैकग्राउंड वो स्ट्रांग है, जो पीछे का हमारा रिलेशन है। अगर हमने हमेशा बना के रखा है तो जब हॉस्पिटल में पहुंचने की नौबत आती है तो पीछे पीछे 10 लोग दौड़ के आते हैं। लेकिन जब अगर हम साल भर बना के नहीं रखेंगे तो जब अचानक हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंचने आता। का टाइम तो कोई नहीं आएगा। इसलिए उस समय चाहे हमारा दुख है या सुख, दोनों के टाइम में रिश्तेदार पिछली बातों को लोग याद करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ किस तरह का संबंध बना के रखा है। जिस तरह का संबंध बना होता है उसी तरह से अब सुख में भी लोग दौड़ के आते हैं और दुख में भी दौड़ के आते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए हमेशा मतलब अगर हम रिश्तों को मजबूत करके रखने की कोशिश करेंगे तो सुख चौगुना होगा और दुख कम होगा। लोग हम्म। आना करेंगे। एक प्रचलन है कि अब जो पहले था कि कहीं से कोई इनविटेशन आया, कहीं कोई प्रोग्राम है, चाहे वो घर में है, बाहर है, तो पूरा परिवार जाता था। मतलब एक कार्ड आने का मतलब या शादी ब्याह होने का मतलब है कि पूरे परिवार को जाना है। अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। घर में तो ये तो मम्मी पापा को जाना है। बच्चों के दिमाग में है कि यहाँ तो मम्मी पापा को जाना है, हमें नहीं जाना है। बच्चों के घर के दोस्तों के यहाँ कोई फंक्शन है तो ये है कि इसमें तो बच्चों को ही जाना है, मम्मी पापा का की कोई एंट्री नहीं है। ये कितना गलत है पनिता जी आपकी नजर में? बिल्कुल, मेरे नजर में ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप जब किसी को वर्गीकृत कर देंगे कि ये यंगस्टर का है, ये बुजुर्गों का है, तो कैसे कुछ कोई चीज मिल सकेगी? जबकि देखिए, हर 2 जनरेशन जब तक आपस में नहीं मिले, तो कुछ भी हो नहीं सकता है। आप ध्यान से सोचिए ना, एक बच्चा ही जन्म लेता है, तो उस समय जो दादी, नानियाँ या रिश्तेदार होते हैं, मतलब कैसे आसानी से बच्चे पल जाते थे बिल्कुल। और आज इतने सारे चैलेंजेस हैं, जो न्यू जनरेशन उनको पता ही नहीं है कि हम कैसे बच्चों को की देखभाल करें, अगर कुछ भी हो गया। तो अगर उस समय एक अच्छा-सा माहौल हो, एक-दूसरे का सब सहयोग करें, तो समझिए कोई भी चीज कितनी आसान हो सकती है। और एक बात मैं सनु जी आपको जरूर कहूंगी कि रिश्तेदारों के बीच जो दूरी आई है ना, उसमें एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ देखिए, कुछ परंपराएं, कुरीतियां जो है ना, समाज में आ गई हैं। जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले रिश्तेदार में ये बहुत होता है, दे लेन, कि आपने किसको क्या दिया, उसने आपको क्या दिया। कभी कभी क्या है, किसी की मान लीजिए मजबूरी ही है और वो उस हैसियत के हिसाब से नहीं उनको दे पाते हैं, तो बहुत कटुता आ जाती है रिश्ते में। और जब तक इस बात को लोग नहीं समझेंगे कि देन लेन की चीजों से रिश्ते नहीं आश्रित हैं। अगर किसी को कोई महंगा तोहफा दे रहा है, तो उसका मतलब है वो सबसे बड़ा शुभचिंतक है, ये वो उसका दिल सबसे बड़ा है, ऐसी बात नहीं है।
तो इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है कि कोई छोटी-छोटी कोई उपहार हमारे संबंध के बेसिस नहीं बन सकते हैं, और इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। मैं सब लोगों से मतलब निवेदन करती हूँ कि आज ये आप सोचिए कि आपके पास गिफ्ट आता है, आप उसका कितना उपयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग गोल्ड है या ज्वेलरी है, मतलब या तो लॉकर में रखे हुए हैं या इधर-उधर दे, लेकिन वो छोटी-सी वजह के कारण आपस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम तो तौलते ही हैं उसी हिसाब से कि उन्होंने महंगा गिफ्ट दिया तो वो सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं। तो ये मनोवृत्ति बदलनी चाहिए, मेरी राय में ये बहुत जरूरी है, ये बदलना चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि किसी भी रिश्ते को बनाने बिगाड़ने में ये जो तोहफा है या लेन देन है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी ने दिया, अच्छा नहीं दिया, वो भी रिश्ते बिगाड़ दिया। उनको अच्छा दे दिया, मुझे बुरा दे दिया, ये भी रिश्ता बिगाड़ दिया। अपेक्षाएं जो होती हैं कि जाने पे कुछ मिलेगा, ये मतलब ये सचमुच बहुत बड़ा रीजन है रिश्तों को बिगाड़। और इसी वजह से देने और लेने के से बचने के लिए बहुत सारे लोग रिश्तों से दूर भाग रहे हैं कि अगर जाएंगे तो देना पड़ेगा, और वो अगर आएंगे तो उन्हें देना पड़ेगा। ये दोनों रीजन ऐसा है जिसकी वजह से रिश्तों से लोग भाग रहे हैं। ये समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपनी पुरानी पुरानी परंपराओं को ढोते चले जा रहे हैं। जो आज से ये जो सदियों पुरानी चीजें बनी है देने और लेने वाली, कि हाँ बेटियां आ रही हैं उनको देना है, बेटियां आ रही हैं देना है, वो तब की बात थी कि जब बेटियां साल में 2 साल में एक बार आती थी, उनको चलो दिया, कुछ दिया, वो गई, फिर सालों साल आना नहीं जाना। अब ये जो परंपरा थी, पहले जो भी दे दिया बेटियां उसको खुश होकर के लेती थी, अब क्या है, आना जाना सब लगातार हो रहा है, लेकिन देने लेने की परंपराओं में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं रहे हैं और नए को अपनाते चले जा रहे हैं, तो वो एक बोझ बढ़ता चला जा रहा है। एक सिंपल सा आज की शादियों का भी जो प्रचलन है, शादियों में भी क्या है, पुरानी परंपराओं को भी पकड़े हुए हैं लोग और नए को भी जोड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से शादियों में भी, और शादियों में क्या है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई है, उसमें आप आपको वहां पे रिश्ते ही बोझ लगने लग जा रहे हैं कि वहां पे हम अपने सारे इतने सारे रिश्तेदारों को कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है दिखावे के रूप में, वो दिखावे के चक्कर में लोग बहुत सारे रिश्तों को ही काट दे रहे हैं। हम करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग, दिखाएंगे कि हमने करोड़ों खर्च कर दिया, लेकिन अपने रिश्तों का पत्ता काट देंगे, क्योंकि इतने रूम नहीं है कि हम वहां पे उनको टिका सकें। बहाना बनाएंगे कि भाई हमारे पास तो 40 रूम है, 40 से ज्यादा हम मेहमान नहीं बुला सकते हैं। तो क्या जरूरत है आपको वहां जाके शादी करने की, अपने रिश्तेदारों को काटने की? आप जहां है वहां से शादी करिए, लेकिन वहां पे नहीं करना, हमें दिखावा करना है और अपने रिश्तेदारों को काटना है। तो ये जो दिखावे की प्रवृत्ति है, ये भी रिश्तों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा सन्नो जी, और दिखावा अपने चरम पे है। अब जैसे चलो। देखिए, ज्यादातर लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उनका पहनावा, उनकी ज्वेलरी को जज करते हैं। इन्होंने ये रिपीट तो नहीं किया। लोग एक शादी में अगर मिले हैं तो वो कपड़े रिपीट नहीं करते हैं। हाँ लेकिन हाँ आप हाँ। एक तरह से सोचिए कि ये कितना महंगा शौक हो गया है। अगर आप 30-40 हजार की साड़ी लेते हैं, बस एक बार ही उसे पहने और उसके बाद दूसरी जगह उसे रिपीट ना करें, तो बिल्कुल। मतलब सोचिए कि घर पे भी, परिवार पे भी लोड पड़ता है कि आप जितने शादी में जा रहे हैं। और ये प्रवृत्ति ना अब बहुत बढ़ गई है कि लोग मतलब समझिए सोशल मीडिया और उसके चक्कर में, मुझे ये लगता है अगर मुझे कोई कपड़ा प्रिय है तो फिर क्यों मैं नहीं उसको दोबारा पहन सकती हूँ? दोबारा पहनने से क्या उसका महत्व घट जाएगा? लेकिन सोच तो विकृत हुई है, मैं आपको ये कहूंगी। सोच विकृत हुई है, इसलिए भी विकृत हुई है क्योंकि साधन बढ़ते चले गए हैं। पहले साड़ी खरीदना आसान नहीं था, साड़ी खरीदने के लिए पैसे भी कम थे और साधन भी कम थे। आज पहले साड़ी कितने लोग अपनी शादी की साड़ियां पहनते रहते थे बरसों तक, बनारसी साड़ी। कई शादी बरसों में तक, पूरी बनारसी। पहले एक साड़ी मेरे घर में ही, पहले मेरे घर में मेरी दीदी की शादी हुई थी। मेरी दीदी की शादी जो जिस साड़ी से जयमाला किया था, उस साड़ी को पहन के कम से कम 10-11 लोगों ने जयमाला डाला था। अब आप सोच अच्छा। लो, वो समय ऐसा था कि एक उनकी साड़ी मांग मांग करके लोग लेके जाते थे कि आपकी साड़ी में जयमाल डालना है। वहां से डाली, फिर जब किसी की शादी हुई तो साड़ी दे देना, जयमाल डालना है।
तो उस समय क्योंकि प्रचलन ही नहीं था, फोटो नहीं थे, वीडियो नहीं बनते थे, किसी को पता नहीं कि ये साड़ी इसके पहले भी किसी ने पहन रखी है। जयमाला पड़ गया, वो साड़ी वापस आ गई, फिर किसी की शादी तय हुई, वो मांग के ले गया कि दीदी आपकी साड़ी चाहिए, जयमाला डालना है। एक वो समय था। अब आप देखिए वो कितना अपनापन था इस चीज में, कितने हक से दूर दूर से लोग आ जाते थे ये क्योंकि वो गहने भी साड़ी एक दूसरे के लोग पहन लेते थे आराम पहना से। अब करते थे। रिश्तेदारों हाँ, में ये एक्सचेंज बहुत आसानी से होता था कि भाई हाँ। हमारा ये मैच नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ ये बदल लिया। तो उसमें मुझे एक हाँ, अपनापन था, अपनत्व था उसमें। बहुत अपनापन था। मैं अब शादियों की जब बात होती है तो मैं हमेशा कहती थी शादियों में जब हम इकट्ठे होते हैं, एक कमरे में 4-5 लोग तैयार हुआ करते हैं, तो उसमें कितना मजा आता है। यार मेरा ईयर रिंग नहीं मिल रहा है, अपना दे दो, ये मेरा मैच नहीं कर रहा है, तुम्हारा ले लो, मेरा जोड़ा ठीक कर दो, मेरी साड़ी कैसी लग रही, तुम्हारी साड़ी पे मेरा कार्डिगन चला जाएगा, मेरा कार्डिगन पहन लो, तुम्हारा कार्डिगन मेरी साड़ी पे जा रहा है, मुझे दे दो। ये चीजें कितना अपनापन बनाती हैं, कितना लोगों को एक दूसरे की ओर जोड़ती हैं। लेकिन अब क्या होता है, होटलों से शादी होती, सब अपने अपने कमरे में बंद है, वहां से तैयार होके बाहर निकल रहे हैं, और देखा तो अच्छा उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई है, फिर भी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन तारीफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी साड़ी के आगे अपनी साड़ी फीकी है, तो हम कैसे उसकी तारीफ कर दें, जबकि मन में अच्छा लग रहा है कि उसने साड़ी अच्छी पहन रखी है मेरे से। तो अब ये चीजें हो गई हैं, और पहले क्या था, एक कमरे में तैयार हो रहे हैं और एक दूसरे की चीजों को शेयर कर रहे हैं, हमें अपना दे दो और मेरा ले लो। तो ये जो चीजें कम होती चली गई हैं, ये इन इसने रिश्तों को बड़ा घटाया है, मतलब रिश्तों के महत्व को घटाया है, और दूरियों को बढ़ाया है। केवल इसके पीछे रीजन यही है कि दिखावे में लोग ज्यादा बिलीव करने लग गए हैं अब। जैसा आपने बताया सन्नू जी कि पहले एक साड़ी में इतनी शादियां हो गई, मैं अभी वही बताना चाहती हूँ। आज अगर किसी के पास नहीं होगी साड़ी ना, वो रेंट पे लेगा। जैसे बिल्कुल। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो लोग कनाडा वगैरह में रहते हैं, तो उनकी बेटी की शादी हुई तो उतना भारी लहंगा वहंगा तो वो लेके जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने रेंट पे सारी चीजें हायर की थी और वही पहन लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई रिश्तेदार से कभी नहीं लेगा कपड़ा, नहीं क्योंकि वो मांगेगा। शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी कि भाई उसने कपड़े लिए। तो यही बात है कि परिवेश ही बदल गया है। सोच सोच बदल गई है, यही कहते हैं ना, रिश्ते तो है पर अपनापन खो गया है। अगर रिश्ते हम ये मान लें कि ये रिश्ता है, ये परिवार है, ये तो हमारे अपने हैं, तो फिर ये संकोच मन में रह ही नहीं जाएगा कोई भी चीज मांगने में, और मांगने से प्यार बढ़ता है। मुझे लगता बिल्कुल। है जब हम पड़ोसी के पास पहले जाते थे एक कटोरी लेकर के कि भाई चीनी खत्म हो गई, ये दे दो। अब यहाँ पे जो सुविधाएं बढ़ गई, चीनी अगर खत्म हुई तो ब्लिंकिट कर दिया, 10 मिनट के अंदर चीनी आ गया। अब हाँ, यहाँ पे हमारा पड़ोसियों से रिश्ता भी खत्म हो रहा है और प्यार भी खत्म हो रहा है, क्योंकि अब हम और कटोरी लेके उनके यहाँ नहीं जाते हैं। पहले जाते थे, सब्जी डाला, कुकर गैस पे रखा, गैस जलाया और पता चला कि तेल खत्म है, यार याद ही नहीं आया था। तो ऐसे में कोई कुछ नहीं सोचता, तुरंत भाग के पड़ोसी के पास जाता था कि भाई तेल खत्म हो गया, थोड़ा सा तेल दे दो, 2 टमाटर खत्म हो गया, दे दो। अब ये खत्म हो गया क्योंकि हमारी सुविधाएं बढ़ गई हैं। जब हमें पता चला कि अरे टमाटर नहीं है सब्जी में डालने के लिए, ब्लिंकिट किया, जब तक सब्जियां कुकर के अंदर जा रही तब तक ब्लिंकिट से टमाटर घर में आ गया। तो ये जो दिन पर दिन ये जो तकनीकें हैं, जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं, उससे इंसान की इंसान की वैल्यू कम होती चली जा रही है। बिल्कुल। अब हमें आप ये जरूरत नहीं। देखिए ना कि लोग कितने अवसाद से घिर रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत बार मिलते-जुलते थे, तो एक-दूसरे से बात करके मन भी हल्का हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि आप मिलेंगे ही नहीं, तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। आप सोचिए कितने अच्छे-अच्छे लोग। मैं एक बताना चाहती हूँ, एक महिला है, काफ़ी अच्छी, उनके बेटे की एंगेजमेंट हो गई थी, शादी होने वाली थी और अचानक उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो और मतलब समझ में ही नहीं आया कि, तो फिर पता चला वो डिप्रेशन में थी। तो आप ये सोचिए कि कितना, और मतलब जब सुसाइड कर ली तो सबका ध्यान गया कि अब अगर सोचिए कि समय रहते या तो उन्होंने शेयर किया होता या उनके बच्चों ने, तो किसी भी तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता। अब एक जान जाने के बाद आपके बात अंदर ये कर आ रहे हैं। रहा है कि ये बड़ा गलत था। तो आप सोचिए ना कि आज के समय में एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई है। बहुत बड़ी क्योंकि समस्या। हम्म। जी बोलिए। तो कहीं न कहीं ये कारण तो है ही कि हम जो दूरी बना लिए हैं, वो कहीं न कहीं हमें ही नुकसान पहुँचा रहा है। भले ही हम समृद्ध हो गए हैं, लेकिन अपने लोगों को खोकर हम अकेले ही हो गए हैं एक तरह से।
बहुत नुकसान हो रहा है पनिता जी। मैंने ब्लिंकिट की बात कही, ये ब्लिंकिट या जो 10 मिनट में डिलीवरी हर सामान घर में हो रहा है, इससे आप देखिए इसने हमें कितना अकेला कर दिया है। पहले कोई बिल्कुल। भी सामान खत्म होने पे हम दौड़ के दुकान तक तो जाते थे, बच्चे दौड़ के दुकान तक तो जाते थे। दुकान तक जाने में कम से कम दुकानदार से एक कम्युनिकेशन होता था, भैया ये सामान दे दो, ये कितने का है, क्या है। वहां खड़े 4-6 लोगों की बातें कान में पड़ती थी, या अपनी कोई बात किसी से कर सकते थे। आते जाते रास्ते में कोई दोस्त मिल सकता था, कोई पड़ोसी मिल सकता था, उससे बातें हो सकती थी। या जो मैंने पड़ोसी से कुछ लेने देने की बात कही, वो था कि भाई हमने पड़ोसी का बेल बजाया, पड़ोसी से कुछ सामान मांगा, तो 2 मिनट बात तो होगी ही होगी कि भाई क्या चल रहा है, क्या बना रही हो, क्या हो रहा है। ये सब कुछ खत्म। अब क्या है, सामान ब्लिंकिट आएगा, बेल बजाएगा, चुपचाप पैकेट पकड़ाएगा, हम चुपचाप लेके अंदर आ गए। तो ये जो संवाद का जो माध्यम था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। रिश्ते का अब पड़ोसियों से कहाँ रिश्ते बनेंगे? किसी को किसी पड़ोसी की जरूरत ही नहीं रह गई है। सब अपने अपने घर के अंदर बंद और है। सबसे बड़ी बात है ना सन्नू जी की सोच में ना संकीर्णता आ गई है। आज हम किसी आदमी को अगर आंकना हो तो कैसे आंकते हैं? सबसे पहले उसकी अर्जित संपत्ति को देखते हैं, उसने कितना अर्जित किया है। बहुत है। बार मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी, कुछ लोग बात करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज आपसे ये पूछेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, जबकि आपकी प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना देना कोई नहीं है। लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये सवाल ज़रूर करेंगे, आपके पास कौन-सी गाड़ी है? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे के बारे में जानना है, वो आपको फाइनेंशियली एस्टिमेट करना चाहते हैं। और रिश्तेदारों में ये सबसे ज़्यादा है कि वो मतलब अगर नहीं भी है तो कहीं सोशल मीडिया में कुछ दिख गया, तो खबरें निकल गई, तो उसको टीज़ करेंगे। अब देखिए ये रिश्तेदारों का ये नकारात्मक पक्ष भी है कि बहुत लोगों ना से अगर किसी के को पसंद नहीं करते हैं तो उनके गिरने का इंतजार करते हैं कि वो कब गिरे और वो उन पे सवाल करें, उन्हें गलत ठहराएं। तो अगर रिश्ते दूर हुए हैं तो आप एक तरह से सोचिए तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की तरफ से भी गलत हुआ है, तभी कमियां ऐसा हैं हुआ। उसकी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग चिढ़ने लगते हैं, जैसे कि आप बहुत तकलीफ में हैं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा आपको आके टीज कर अरे आपने ये नहीं किया। तो उस समय घृणा होती है कि ऐसे रिश्तेदार के नाम पे क्यों ऐसे रिश्तेदार ना रहे। जब आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो आपको टीज करने का भी कोई हक नहीं है। कोई अधिकार नहीं जैसे है। सिंपल होगी कि किसी की बेटी की शादी नहीं हुई है, एज हो गया है, ठीक है, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है उनको कोई सुटेबल पेयर नहीं मिला हो, लेकिन रिश्तेदार टीज करते रहेंगे, अरे ये क्या हो गया, क्यों नहीं हुई तुम्हारी, और बार बार उन्हें, तो अंत में ऐसे में क्या होता है ना, लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं। जी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल मैं सही ज़रूर कहूँगी कहा। कि संकीर्ण मानसिकता से दूर होने की बहुत ज़रूरत है। और मतलब आप इंसान बनिए ना, एक समाज का ये बन के मतलब मुखौटा लगाए रहिए हम आपके हित में सोच रहे हैं और आप उनको बार-बार टीज़ कर रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी को सहलाएँगे तभी तो वो आपको अपने दर्द में भी याद करेंगे। अगर आपको दर्द हो रहा है, उस समय कोई आपको जली-कटी बातें सुनाए, तो क्या आपका मन करेगा वैसे रिश्तेदारों से बात करने का? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही। और आज का जो जनरेशन है, मुझे लगता है इनकी सोच काफ़ी अच्छी है। आज के जनरेशन में जो बच्चे हो हाँ, रहे हैं कुछ ना, मामले में तो ज़्यादा अच्छी। बच्चों की सोच बहुत अच्छी है, ये बहुत क्लियर होते हैं। ये जो ऐसे रिश्तेदारों को देखते हैं तो बजाय उनको ढोने के, उनसे कन्नी काटना ही बेहतर समझते हैं। और जब देखते हैं बच्चे, घर में देखते हैं, जैसे बहुत सारे रिश्ते अभी भी हैं जो घर में आते हैं, घर में आने के बाद उन्हें लगता है हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो मेहमान हैं, हमें तो कुछ नहीं करना, बैठना है। अब ऐसे में बच्चे जब अपनी माँ को देखते हैं कि उनके लिए भागती दौड़ती थकी हारी बिल्कुल पस्त पड़ रही है, तो ऐसे में फिर बच्चे क्या करते हैं कि क्या जरूरत है इन्हें आने की। तो ऐसे में रिश्तेदारों का भी ये कर्तव्य होता है कि अगर वो कहीं पे जाते हैं तो घर के कामों में अपना हाथ बटाना, या घर बिल्कुल, का जो, थोड़ा-सा हाँ प्लीज़ जो, करना। हाँ हाँ, घर का जो सेटअप है, जो व्यवस्था है, उसमें सेट हो जाने का, बजाय अपना कोई रूल्स रेगुलेशंस लगाने के बजाय उनकी जो व्यवस्था है उसमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो रिश्तेदारों को भी ये समझना चाहिए कि हम जहाँ गए हैं, हमारे जाने से घर में थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा ही, तो हम बजाय डिस्टरबेंस करने के उनकी व्यवस्था में अपने आप को सेट कर लें। घर के कामों में मदद करके जो घर की गृहिणी है उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील कराएं, ताकि किसी के भी मन में आने का बोझ ना लगे कि हम आए हैं।
और उसके बाद तीसरा जो है ये देन लेन, उस पे अगर कंट्रोल करके किया जाए, कोई उम्मीद ना रखी जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह से रिश्तों से भागेगा। रिश्ते बोझ तभी तो लगते हैं जब वो बोझ की तरह काम करने लगे, अपना अपना रवैया ऐसा रखें जो बोझ लगने लगे। तो ये कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार बन के जाते हैं कहीं पे, उनको समझना चाहिए कि हम इन चीजों को कंट्रोल करें, ये ना हो ताकि इसको लोग हमसे दूर न भागे बल्कि हमें अपने यहाँ बुलाना चाहें। और दूसरा, हम खुद कहीं जब रिश्तेदार बन के जाएं तो इन चीजों का ख्याल रखें कि जो हमें बुरा लगता है वो हम वहां पर ना करें, दूसरे के साथ ना करें, बिल्कुल। दूसरे के साथ ना करें। होता क्या है कि जब दूसरे का नंबर आता है तब तो हमें कमियां दिखती हैं, लेकिन जब हम खुद वहां पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये हमें क्या करना है, किस तरह का व्यवहार करना है। ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो परिणीता जी, हम जब रिश्तों से दूर हो रहे हैं, क्या समाधान आप बताएंगी कि जो दूरियां बन रही हैं, किन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाए, या हम अपने बच्चों के अंदर किस तरह के संस्कार डालें, उन्हें किस तरह की बातें बताएं, कौन सी बातें सिखाएं, रिश्तों का महत्व कैसे समझाएं। क्योंकि अगर रिश्ते कम होंगे तो पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। ये जो रिश्ते छूट जाएंगे, जब आप किसी हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, कभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े होते हैं, किसी आईसीयू के बाहर खड़े होते हैं, हाथ में आपके करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए आपको सांत्वना नहीं दे सकते हैं। सांत्वना देने के लिए, कंधे पे हाथ रखने के लिए रिश्तेदार का होना बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी ये, है। हाँ, उस समय पता चलता है उनका महत्व, उस समय पता चलता है। लेकिन जब सुख के पल होते हैं, मैश कर रहे होते हैं, गा बजा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उस समय वो महत्व नहीं आता है। तो किस तरह से शुरुआत की जाए कि लोग भौतिकता के पीछे, भौतिकवाद जो चल रहा है, मटेरियल्स के पीछे भागने के बजाय, अब बजाय मॉल में जाने के पिकनिक मनाना शुरू करें, बजाय मूवी देखने के अपने किसी आसपास के रिश्तेदार के यहाँ जाके समय बिताना शुरू करें। कैसे ये इन चीजों की शुरुआत की जाए? आप कुछ इस बारे में अगर बता सकती हो अपने हमारे दर्शकों को, चाहे वो माता पिता हो या बच्चे हो, जरूरत सबको है समझने की, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष दोनों में ही है, युवा बिल्कुल। पीढ़ी में भी है, तो माता पिता में भी है, क्योंकि भी वो भी कंफर्ट जोन में जाना समझ गए हैं कि ये ठीक है, बाकी दूर ही दूर रहो, आराम से घर में रहो। लेकिन रिश्ते तो रिश्ते हैं, अगर वो खोते चले जाएंगे हम, तो हमारे जीवन में निरस्ता चली आएगी। तो आप कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर बताइए जो और इस पे रोशनी डाले। और अगर आपके पास, आप चूंकि कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं, कोई भी रचना हो जो रिश्तों पर आधारित हो, तो मैं उसका भी स्वागत करना चाहूंगी। आप बताइए, पहले आप मुझे वो समाधान दीजिए जिससे लोग रिश्तों के करीब होना सीखें, शुरुआत करें फिर से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सनू जी ये बताऊँगी कि परिदृश्य एक बार भी नहीं बदल सकता है। आप आज सोचें और आज मतलब बच्चों के मन में रिश्तों के प्रति लगाव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बचपन से आपको रिश्तों की महत्ता समझानी होगी कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो आप जानती होंगे रिश्तेदारों में मौसी है, बुआ है, उनका अपना एक हमारी संस्कृति में रोल चला आ रहा है। तो मतलब कम से कम हर आयोजन में आप ये कोशिश करें कि हमारे रिश्तेदार को ज़रूर सम्मिलित होना है। इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने अंदर ये प्रवृत्ति रखते हैं और बचपन से बच्चों को सिखाते हैं, जैसे सीधी-सी बात, कोई बात होती है तो कहते हैं ना, "ये तुम अपनी बुआ की जैसा कर रहे हो। ये तुम्हारी मौ।" तो ये ना अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में आप रिश्तेदारों की महत्ता बातचीत हमेशा रखें। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बहुत नकारात्मक पक्ष आ गया है बच्चे के मन में, तो आप उनको सकारात्मक उदाहरण दें कि हाँ बेटा, इस बार तुम्हारे चाचा ने नहीं किया, लेकिन एक समय था कि तुम्हारे चाचा ने ये अच्छा किया था तुम्हारे पापा के लिए। तो हम्म। अगर हम बच्चों को इस तरह से तर्कपूर्ण तरीके से उनकी ये बात समझाएं, तो बच्चे जरूर प्रेरित होंगे। और देखिए, हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, या मान लीजिए सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं, आप ये सोचिए कि भतीजा भतीजी या जो भी आपके अन्य रिश्तेदार भी हैं, तो उनसे भी जब बात करें तो सकारात्मकता का प्रसार करें।
कि नहीं मिलजुल के रहना चाहिए। ये बहुत देखिए हमारे रामायण सबसे बड़ा उदाहरण है। हम्म। रामायण में हर रिश्ते को कितने अच्छे से परिभाषित किया गया है। भाई के रूप में भरत का उदाहरण कम हो सकता है, इसने सिंहासन छोड़ दिया। राम ने जी। पिता के बात पे वन चले गए। पत्नी मतलब रिश्तों को अगर आपको ढूंढना है तो आप तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामायण है। रामायण है। तो जब और जबकि बच्चों को आजकल रामायण पाठ पढ़ना ही नहीं आता, लोग ना उसकी कहानियां बताने वाले कोई बचे हैं। पहले दादी थी, नानी, ये बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। तो रिश्तों का अभाव उनको कहानियों से दूर कर दिया है। गूगल बाबा आ गए हैं, सारी चीजें उन्हें देखिए गूगल पे मिल गूगल रही हैं। बाबा पे रामायण के बहुत अच्छे से यूट्यूब पे एपिसोड्स भी हैं। हाँ, देखिए है, अगर हम पर वो जहाँ बताने नहीं। तलाशना चाहें। हाँ, उन्हें बताने वाला कोई नहीं कि रामायण देखो, रामायण से सीखो। ये बताने के लिए बाप दादी और नानी का साथ में होना बहुत जरूरी है। और जी, दूसरी आगे। बात आपको ये भी बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए घर में कोई दुर्घटना घट गई और उसका उस समय उसका निदान क्या हो सकता है। तो बहुत सैकड़ों उदाहरण होते हैं हमारे पास पास्ट के कि ऐसा हुआ था तो इस तरह से मैनेज किया गया था। तो क्या है ना, बच्चों के मन में धीरे धीरे एक दिलचस्पी आएगी कि हाँ ये हमारे ही साथ नहीं हुआ है, ऐसे भी हुआ था और इस तरह से संभाला गया था। तो वो रिश्तों की महत्ता को समझेंगे। आज आप देखिए शादी ब्याह में ही कितनी दिक्कत आ रही है। अरेंज मैरिज करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि कोई रिश्तेदार के लिए रिश्ता बता रहा है और शादियां हो रही है, कोई नहीं हम्म। बताता है। और ये हम्म। भी होता है कि अगर शादियों में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो रिश्तेदार भी फंसता है। इस हो डर से जाता भी है। लोग ना बिल्कुल नहीं हाँ। जुड़ना चाहते हैं इन हाँ। मामलों में। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुश्किल हो गई है। लड़का अच्छा पैकेज भी है, देखने में सुंदर भी है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। कोई हम्म। लड़की है तो उसको योग्य वर नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिश्तेदार या कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। खत्म हो गए, बिल्कुल। हम्म। तो आप ये सोचिए कि क्यों नहीं हम अपनी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए रिश्तेदारों से जुड़े। लेकिन देखिए एक हमारे आपके सोचने से नहीं होगा। माहौल हर जगह बदलना होगा। हर जगह इस तरह का माहौल हो। और मतलब आप जैसे कि पिकनिक का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो हम अपना शेड्यूल ही प्लान करते हैं, ठीक है, समय का अभाव है तो हम ये करेंगे कि फैमिली पिकनिक इतनी 4 या जो भी है इतनी तो होनी ही है। ये साल में हम अपना ये कर ले कि इतनी शादियों में हमें जाना है। अब हम जब बजट बनाए घर का तो उसी तरह से प्लान करें। और हम्म। देखिए कुछ कुछ तो नकारात्मक होगी, होगी बातें। हम सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक पहल होगी तो परिदृश्य बदलेगा, जरूर बदलेगा। बिल्कुल, बहुत शुरुआत करनी पड़ेगी और हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस जनरेशन में हैं, हम उस स्टेज पे हैं, जहाँ हम रिश्तों को खोते हुए देख रहे हैं। हमसे पहले वाली जो पीढ़ी थी उसने नहीं देखा था, उन्हें नहीं पता था कि रिश्तों का आगे के 30-40 सालों में ये हश्र होने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे के 30-40 सालों में रिश्ते कहाँ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो परिदृश्य चल रहा है उसमें एक रिश्ता ही बच रहा है। या तो चाचा मिल रहा है या तो मौसी मिल रही है घर में, या तो दो बेटे हैं या तो दो बेटियां हैं। जहां दो बेटियां हैं वहां चाचा नहीं होंगे, जहां दो बेटे हैं वहां बुआ नहीं होंगी, मौसी नहीं होंगी। तो ये रिश्ते तो ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। उसके बाद जो रिश्ते बच रहे हैं वो समय खा रहा है। आज का जो बच्चों का जॉब का जो शेड्यूल चल रहा है, सुबह से लेके रात 10 बजे तक, 11 बजे तक उनका ऑफिस ही चल रहा है। अब बिल्कुल। ऐसे में बच्चे अगर एक दिन टाइम पाएंगे सैटरडे संडे का, तो वो अपने लिए स्पेंड करेंगे या रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो ये जो जॉब 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 की भी क्या गलती है, क्योंकि अभी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से तो चल नहीं रहे हैं। जब यहाँ रात हो रही है तो वहां दिन हो रहा है, तो काम शुरू हो रहा है। तो चीजें इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं कि ऑनलाइन फोन के माध्यम से भी लोग जुड़े रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो मिलना जुलना भले ना हो जाए, लेकिन मन के अंदर एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट जो रिश्तों के लिए है वो कम से कम बरकरार रहे, ताकि जब भी सामने मिले एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट बना रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको देखिए क्या मैं कोई कहा। आपको हाँ, मैं ये कह रही हूँ सन्नू जी, जैसे मुझे लगता है कि हम कितने आयोजन में जाते हैं जो हमारे दोस्त रिश्तेदार के, हम दोस्तों के, वहां के लिए हम समय निकालते हैं ना। या कोई इवेंट प्लान होता है कंपनी के लिए, आउटिंग के लिए भी हम जाते हैं ना।
हाँ लेकिन जी, आप ये सोचिए ना कि रिश्तेदार की जो शादी होती है ना, एक्चुअली में वो सबसे अच्छा इवेंट होता है। सबसे अच्छा क्योंकि होता आप है, इतना बिल्कुल। उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, आप किसी बाहर वाले की शादी में उतना कभी इन्वॉल्व नहीं हो नहीं, सकते। वहां तो तो इसलिए जाना, खाना, हंसना और बोलना। लेकिन जब हम अपने घरों की शादियों में, रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं, तो शायद बहुत अंदर तक जाते हैं। आप शायद मेरी बिल्कुल, बात समझ रही होंगी। अंदर तक जाने का मतलब हम ऐसा नहीं कि जहां पे जितना अटेंड किया उतने ही अटेंड किया। बहुत सी ऐसी चीजें अटेंड कर लेते हैं हम, जो हम अंदर 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 इतना खुश हो जाते हैं, इतना कुछ समेट के आते हैं वहां से, जो हम दोस्तों के, पड़ोसियों के यहाँ की शादी में नहीं कर सकते। उसमें हम हंस सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, बट वो जो आंतरिक खुशी होती है, वो जो रिश्तेदारों के यहाँ, जो हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं, उनके यहाँ जो होता है, वो हमें और कहीं नहीं मिलता है। तो इन चीजों को बचाना है, पकड़ना है, सिखाना है। जो छूट रहा है उसको पकड़ना, सिखाना है कि ये छूटना नहीं चाहिए। ये छूटता तो चला है। देखिए, मुझे तो लगता है पंडिता जी, जो आज से हमारे हमारे मम्मी पापा ने, हमारे बाबा दादी ने जो निभाया होगा, मैं अभी भी बैठ के भी सोचती हूँ, तो हमें याद है कि कितने चाचा का परिवार, मतलब बाबा बाबा के भाइयों का परिवार, चाचा के भाइयों का परिवार, मतलब सगे की मैं बात नहीं कर रही, जो हम जिसको हमारे आपके शब्दों में चचेरे चाचा बोलते थे तब, वो उन परिवारों से हम जुड़े थे, उनके बच्चों से जुड़े थे। और आज हम अपने सगों से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हमने भी खोया है, हमने भी वो रिश्ते खो दिए हैं जो हमारे पापा ने संभाल के रखे थे। तो ये धीरे 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 कम होते हुए जो ऊंचाई से नीचे गिरते चले आ रहे हैं। अब जो बचा है, अब बिल्कुल रियल फिल्म, मतलब सगा भाई सगी बहन का रिश्ता ही बचा है जो निभ रहा है। तो एटलीस्ट ये तो बचा रहे, ये इसको बचा के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी। नहीं तो फिर खुशियों का बहुत ज्यादा अभाव हो जाएगा। जो ये डिप्रेशन घर घर में हावी हो रहा है, काउंसलर के पीछे भागने वाला दौर आ गया है, वो इसीलिए क्योंकि काउंसलिंग घर, पहले घर में ही काउंसलिंग हो जाया करती थी। कोई समस्या है तो ताऊ ने काउंसलिंग कर दी, दादी ने काउंसलिंग कर दी, चाचा ने काउंसलिंग कर दी, उनको अपनी समस्या बताई, उन्होंने समाधान बता दिया। यही तो काउंसलिंग होता है। अब ये रिश्ते हैं नहीं घर में, तो हमें जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास। उसे अपनी समस्याएं बताओ, पैसे दो, और कुछ दिन का समाधान लेकर के, और फिर कुछ दिन बाद फिर उन्हीं समस्याओं में वापस आ जाते हैं। तो रिश्ते, आपको हाँ मैं जी, बताना चाहती हूँ सन्नू जी कि बहुत सारे मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके जन्म दिवस या उनके एनिवर्सरी में मैं सालों से ज़रूर फ़ोन करती हूँ, और किसी भी बार वो पलट के मुझे नहीं फ़ोन करते हैं। अरे वाह, लेकिन आपको ईमानदारी से कह रही हूँ, बहुत सारे दोस्त भी हैं, उनकी ज़रूरत पे मैं हमेशा करती हूँ, और मतलब सैकड़ों बार होगा कि उन्होंने कभी नहीं किया है। तो ना अपेक्षा रहित रिश्ते निभाइए, कि बिना किसी अपेक्षा के कि सामने वाला ना करे फिर भी हम करें। वाह तो मेरी क्या बात है। कनेक्टिविटी बनी हुई है, और पता है आपको बिलीव नहीं होगा, सब कहते हैं, "अरे! आपके चचेरे चाचा हैं, आप कनेक्टेड हैं।" तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं यूएस गई थी, तो काफ़ी जगह बहुत लोगों से मिलने गई। तो उसमें कई लोग तो जो फर्स्ट कज़न वहाँ फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न ऐसे काउंट करते हैं रिश्तों हाँ को। हाँ हाँ जिन्हें हाँ। उन्होंने जाना ही नहीं कि चाचा है तो चाचा है, वो चचेरे और वो कैसे वो होंगे? होता उन्होंने ही नहीं, रीज़न हाँ। नहीं किया। हाँ। हम्म। तो अब हम अपनी सोच को खुद निर्धारित करते हैं कि हम कैसा सोचते हैं। और अगर जो सामने वाला भले ही कैसा कर रहा है, जो हमें करना है वो करते जाए, तो आप सोचिए अब बहुत हद तक रिश्तों को समेट लेंगे। और मैं आपको गर्व से कहती हूँ, मैंने रिश्तों को बहुत समेटा है, ना बहुत सिर्फ बहुत खुशी की पारिवारिक, बात। हाँ। मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं, और अब बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे इतने दोस्त हैं ना कि मुझे लगता है दुनिया गोल है। मैं एक वो एग्जांपल कहीं देना भी ले चाहूंगी। जाएगा। हाँ। हाँ, दुर्गा दीदी ने मुझे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा था, तो संजोग बस जब मैं उनसे बात की तो उनकी पड़ोसन मेरे हॉस्टल के रूममेट निकली। अरे तो वाह। मतलब हम्म, संजोग बता रही हूँ कि शायद इकलौता भी कोई ऐसा जगह होगा या ये होगा जहाँ मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मैं अच्छा। अपना कॉन्टैक्ट बहुत वाइड रखती हूँ और अपेक्षा रही, मुझे कोई परवाह नहीं है उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मुझे जो बिल्कुल। करना है मैं कर लेती हूँ। ऐसे ही तो रिश्ते निभ सकते हैं, बिल्कुल। जहाँ उम्मीद नहीं रहेगी वहां रिश्ते निभ जाएंगे।
और आपकी बात से मुझे कई बार मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपसे बहुत ज्यादा कोरिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी, मुझे जो करना है मैं सामने वाले से उम्मीद नहीं करती हूँ कि मुझे रिटर्न तुम दो। आप जैसे मैं सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे लोगों को गुड मॉर्निंग भेजा करती हूँ जिनका रिप्लाई मुझे कभी मिलता भी नहीं, उनकी ओर से कभी गुड मॉर्निंग वापस आता भी नहीं। और जो बर्थडे विश करने की बात आपने कही, लोग मुझे भी आश्चर्य करते हैं तुम्हें कैसे याद रहता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे मुझे याद रहता है, और मैं हर हाल में, साल में भले कभी बात ना हो पर बर्थडे विश करूंगी, मैरिज एनिवर्सरी पे बात करूंगी। इसीलिए करूंगी कि इसी बहाने कम से कम हमने साल में एक बार बात तो कर ली, क्योंकि बाकी वैसे तो किसी को टाइम नहीं होता किसी से बात करने का, मिलने का। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों से जुड़ने के लिए। किसी एक बहाने को आप ये मत सोचो कि उन्होंने हमें फोन नहीं किया, उन्होंने हमसे बात नहीं की, उन्होंने कभी मुझे विश नहीं किया जैसा आप कर रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। इस लेवल तक अगर हम पहुंच जाएं, अपनी सोच को यहाँ तक पहुंचा लें, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। हमें जो करना है, हमें अपना दायरा बढ़ाना है, और और हमें पता देख है के कोई। लोग खामखा का हाँ जी। घमंड पाल रखा है कि जो बार बार आपको बात कर रहा है तो वो उसका वैल्यू नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं बहुत सिंपल अगर किसी से करती हूँ तो उसे लगता है ना कि ये तो फालतू है, ये ऐसे ही। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती है कि बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना आसान नहीं होता है। और मैं नहीं, ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने किसी से स्वार्थ नहीं साधा है कभी भी, कि अगर किसी को किया तो मेरी ये अपेक्षा है इसलिए किया, कभी नहीं। मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, और कभी बिल्कुल। उनसे बदले में कुछ नहीं मांगा है किसी से। तो अगर ऐसी सोच समाज में प्रसारित हो कि आप नहीं सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, बस आपको जो करना है ना वो कर लीजिए। और मैं ये कहती हूँ 100% लोग आपके लिए अच्छा करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। कोई लेकिन ना ना, करे। ये श्रृंखला चलती है, अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो आगे भी श्रृंखला बढ़ेगी, बहुत लोग ऐसा करेंगे। रिटर्न मिलता है, कहते हैं ना, आप जिसके लिए करो उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रिटर्न कहीं ना कहीं से तो मिलता है, ऊपर वाला ही करता है, वो किसी के भी माध्यम से कराएगा। इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से। जरूरी नहीं है कि आपने उनके लिए अच्छा किया तो वही आपके लिए अच्छा करेंगे। वो नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले में कोई और आके आपके लिए अच्छा करके जाएगा। तो अपनी सोच अच्छी रखना, और रिश्तेदारों के साथ बना करके रखना, उनको पकड़ के रखना, उन्हें खो नहीं नहीं खोना है, वो इम्पोर्टेंट है। कई बार आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, आसपास सुना भी होगा कि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो कड़वे हो जाते हैं, किसी न किसी रीजन की वजह से रिश्ते खत्म हो चुके रहते हैं, आपस में कड़वाहट होती है, नहीं आना जाना होता है। लेकिन अचानक कोई ऐसा वक्त आता है जब उसकी बहुत जरूरत होती है, जैसे बीमारी ही एक ऐसी चीज होती है, कोई दुखद घटना है, वो रिश्तेदार सब कुछ भूल कर आकर खड़ा हो जाता है, और उसके आ जाने से जो संबल मिलता है वो कोई कभी नहीं भूल सकता। तो जो अपने, कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, तो जो अपने होते हैं वो कड़वाहट को भूल करके एक साथ खड़े हो जाते हैं, और स्थिति को संभाल लेते हैं, मान सम्मान बना के रखते हैं, सब कुछ साथ लेकर चलते हैं। तो आज का विषय हमारा, परिणीता जी, मुझे लगता है लोगों जिन्हें जिन लोगों ने भी देखा सुना होगा या बाद में हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर वो कभी रिश्ते के महत्व को भूल रहे होंगे या अपने आप में खो के एक बार मस्त मौलाना जीवन जीने में विश्वास करने लग गए होंगे, दूसरों की दखलंदाजी से दूर रहना चाहते होंगे, उन्हें जरूर एहसास होगा कि हमें खोना नहीं है बल्कि रिश्तों को बनाकर पकड़ कर रखना है, क्योंकि रिश्ते महत्वपूर्ण है। हमें खुद भी इस चीज को समझना है, अपने बच्चों को भी समझाना है, और अपने बच्चों को ये भी समझाना है कि आप आगे भी अपने बच्चों को भी ये समझा कर रखें कि रिश्तों के बिना जीवन अधूरा है, हमारी खुशी अधूरी है, हमारा सारा तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है, खुशियां कम हो जाती हैं अगर हमारे साथ हमारे रिश्तेदार शामिल नहीं होते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे साथ शामिल होते हैं तो खुशियां बढ़ जाती हैं और तकलीफें कम हो जाती हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं परिणीता जी, मैं आपको एक बार उनके कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ, हाँ, दीपशिखा श्रीवास्तव जी हैं, उन्हें उन्होंने क्लैपिंग की है, उन्हें कार्यक्रम पसंद आया। प्रीता पवार जी हैं, इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही बात कही है शन्नो जी आपने,
ये समय समय पे इनके कमेंट्स आते जा रहे थे, मैं रिलेट नहीं हाँ, कर मैं पाऊंगी पढ़ क्योंकि रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी दीपिका बात जी को है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, लगातार उनके कमेंट आ रहे थे, मैं पढ़ रही थी स्क्रीन पे। गुड, वेरी गुड। हाँ, दीपशिखा जी ने लिखा है बहुत उचित मेरी विषय प्रिय पर सखी चर्चा। है, और हाँ ज़रूर जी। जब भी मैं कार्यक्रम करती हूँ, वो ज़रूर जुड़ती हैं, तो मैं इस पटल से भी उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हाँ, आई। अब मेरी तरफ से भी दीपशिखा जी को धन्यवाद। मेरी भी मुलाकात हो चुकी है दीपशिखा जी से, और ये भी अपने आप में बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। तो जो साहित्यकार है, जिसका साहित्य में रुचि है, वो निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर अवश्य सोचता होगा जैसे हम और आप सोच रहे हैं। तो इन लोगों की भी वही क्योंकि हमारे कार्यक्रम से जो जुड़ते हैं ज्यादातर साहित्यकार लोग जुड़ते हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही तरह ऐसे विषयों पर चिंतनशील होते हैं। वो भी सोचते हैं, वो भी परेशान होते हैं, जो हमारी कुरीतियां हैं हमारे समाज की, उनको खत्म करने के लिए। अ, दीपशिका जी ने फिर से कहा, सही कहा परिणीता जी। प्रीता पवार जी हैं। प्रीता पवार जी भी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, फरीदाबाद की हैं, और ये नेहरू कॉलेज की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। अ, इन्होंने लिखा, यही कारण है आज दूरियां बन गई हैं। दीपशिका जी ने लिखा, रिश्तों में आपसी तालमेल, समझदारी और निस्वार्थ एक ऊपर चला गया, निस्वार्थ भाव आवश्यक है। प्रीता जी ने लिखा, रिश्तों में औपचारिकता आ गई है। दीपशिखा जी ने लिखा, अपेक्षा और अपेक्षा के कारण ही रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रीता जी ने लिखा, रिश्ते मन के होते हैं, लेन देन और बढ़ गया है, और नई पाश्चात्य परंपराएं ऐड हो गई हैं। बिल्कुल सही बात है। दीपशिखा जी ने लिखा, अब सिर्फ दिखावा और खोखला जीवन जी रहे हैं। सक्षम जी हमारी बातों से एग्री हुए हैं। प्रीता जी ने लिखा, ईगो एंड मेटेरियलिज्म आर द रियल कल्प्रिट्स। बिन्नी आनंद जी हैं, इन्होंने लिखा है सही बात। दीपशिखा जी हैं। प्रीता पवार जी ने लिखा है, पारस्परिक तालमेल आवश्यक है, और व्यक्तिगत रिश्तों पर व्यक्तिवाद रिश्तों पर हावी है। तो उम्मीद करती हूँ हमारे और जो साथ में बहुत सारे जो दर्शक जुड़े हैं, उन्हें कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आगे फिर ऐसे मैं सप्ताह में हर मंगलवार को ये कार्यक्रम करती हूँ। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके मन में कोई विषय है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर चर्चा किसी और के साथ करूं, तो दोनों ही दशाओं में आपका स्वागत है। आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या मेरे इस पेज के माध्यम से मुझे जुड़ के अपनी बात बता सकते हैं कि आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं मेरे साथ, या विषय आप मुझे बताएं कि मैं इस विषय पर किसी के साथ चर्चा करके कुछ समाधान बताऊं। तो दोनों दशाओं में आपका स्वागत है। और पनिता जी, आपका सर, बहुत बहुत मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत सुंदर विषय चुन के लाती हैं। सच कहिए, आज भी जो आपने विषय चुना, सामान्यतः एक तरह की का विषय घूमता रहता है, लेकिन हर बार जब आप मंगलवार को कार्यक्रम करती हैं, तो आपका विषय अनूठा होता है। तो इसके लिए थैंक तो मैं यू। आपको बहुत, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है कि ऐसा थैंक यू। प्रयास करें जिससे समाज को कोई प्रेरणा मिले। तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि इस परिचर्चा से लोग लाभान्वित होंगे, उनके अंदर एक अच्छी सोच उपजेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप बहुत अच्छा है, और आपका इतना सहज संचालन है कि मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं परिचर्चा कर रही हूँ, मुझे तो लगा हम साथ में बैठ के गप्पे मार रहे हैं और एक अच्छे विषय पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। थैंक यू सो मच जी, पनिता जी। मेरा भी सामाजिक और पारिवारिक जो समस्या है, जिन पे चर्चा आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा परिवार और हमारा समाज सुखद होगा और कुरीतियों से मुक्त होगा, तो हमारा एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा। मेरा यही उद्देश्य है कि हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ देश में रहें और बनाकर रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परिणीता जी, और उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर कभी किसी विषय पर मैं अगर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, तो आप अवश्य हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगी। और जरूर। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद बहुत। नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को भी बहुत हार्दिक धन्यवाद, और सन्नो जी आपको विशेषकर कि इतना अच्छा मुद्दा आप लेकर आई और बहुत अच्छी परिचर्चा, सफल परिचर्चा रही। थैंक यू, मुझे थैंक भी यू। बहुत और आनंद आया।
ये वीडियो यूट्यूब पर भी होता है, मंगल भौ 24 के नाम से यूट्यूब का भी चैनल है। बाद में ये मैं उस पे भी अपलोड कर देती हूँ, और इस पेज पे तो रहता ही है, तो जो भी आगे भी इस प्रोग्राम को देखना चाहता है वो यूट्यूब पे इसको देख सकता है। और हमारी कई ओके, सखियाँ हैं थैंक यू, जो आगे थैंक यू आपके सो कार्यक्रम मच। में आएँगी। आपकी परिचर्चा बहुत ही सार्थक है, तो मैं अपनी सखियों को भी आमंत्रित करूँगी कि वो आएँ और आपके साथ एक सार्थक परिचर्चा करें। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद।